Good evening, everyone. Today we are going to discuss another lecture, and its title is Current Inflation Dynamics. In short, I have written as CID, Current Inflation Dynamics, and Rupee Depreciation. Today we are going to discuss the part 1 of this lecture. आज जो ये वीडियो लेक्चर है वो करंट इन्फ्लेशन डायनामिक्स के ऊपर है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन रेट एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और इंडिया में इस इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी पॉलिसीज चेंजेस किए हैं और उनका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं रुपी डेप्रिसिएशन पर हुआ है। इस लेक्चर का जो मेन उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य या मूल उद्देश्य है कि केवल हम जो थ्योरी में पढ़ते हैं कि टैक्स हम कम कर दें या बढ़ा दें, या जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है उसमें हम रेपो रेट को बढ़ा दें, कम कर दें, इतना ही नहीं है। कितने से हमें चेंज करना है ये भी हमें जानना ज़रूरी है, और चेंज किस तरह का हो ये भी देखना ज़रूरी है। खाली चेंज सजेस्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक चीज़ अगर आप चेंज करेंगे तो उसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं वो कई डायरेक्शंस में होते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ब्रॉडली पॉलिसी इश्यूज को डिस्कस किया है, और जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की है उसको इवेल्युएट करने की भी कोशिश की है। और आप भी इसको सीखिए, क्योंकि कल को अगर आप इंटर्नशिप है और कभी नॉर्थ ब्लॉक आप जाएंगे तो पॉलिसी चेंजेस क्या आप गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, वो भी उस लिहाज से भी इस लेक्चर को देखने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें सारे पॉलिसी चेंजेस जो पिछले कुछ महीनों में गवर्नमेंट ने किए हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, और ध्यान से सुनेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे हमने बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है कि जो करंट इन्फ्लेशन डायनामिक्स है इंडिया में वो दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। पहला फैक्टर है डोमेस्टिक फैक्टर। द फर्स्ट फैक्टर इज द डोमेस्टिक फैक्टर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक फैक्टर कॉजिंग एक्सेस डिमांड इज एक्सेस लिक्विडिटी ओवरहैंग। जो पहला फैक्टर है डोमेस्टिक फैक्टर, वो एक्सेस लिक्विडिटी है जो पिछले 3.5 साल से इकॉनमी में प्रिवेल कर रही थी। और यहाँ पे लिखा हुआ है एन इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक फैक्टर कॉजिंग एक्सेस डिमांड इज एक्सेस लिक्विडिटी ओवरहैंग बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मॉनेटरी सपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक which continued for almost 3.5 years. टाइम पीरियड भी दिया है अगस्त 2018 से मई 4, 2022 तक। तो 3.5 साल का एक लंबा पीरियड है जिसमें रेपो रेट को 4% तक कर दिया गया था, और उसकी वजह से जो एक्सेस मनी सप्लाई है इकॉनमी में, उसकी वजह से एक्सेस डिमांड जनरेट हुई, और वो एक कॉज है कुछ हद तक इन्फ्लेशन को प्रॉप अप करने का, इन्फ्लेशन को बढ़ाने का वो एक कॉज है। और टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस क्रेडिट डिमांड, इस एक्सेस क्रेडिट डिमांड को कर्टेल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाना जरूरी है। और आरबीआई ने रेपो रेट को मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट को इंक्रीज किया गया है, और 3 ओकेजन्स पे इंक्रीज किया गया, मई 4, जून 8 और अगस्त 5, 2022 में। मई 4 में रेपो रेट को 4 से 4.4% कर दिया गया, जून 8 में 4.9% और अगस्त 5 अभी 5.4%। तो काफ़ी तेज़ी से रेपो रेट को बढ़ाया गया है 4% से, अब वो 5.4% है, यानी 1.4% का इंक्रीज रेपो रेट में हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है कि इस रेपो रेट के बढ़ने का जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिमांड पर पड़ेगा, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट पे, जैसे हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं कि इन्वेस्टर्स बोरो लेस, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जाहिर सी बात है
एम्प्लॉयमेंट पे भी उसका असर आएगा, कंजम्पशन पे भी आएगा। तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड वुड श्रिंक रिजल्टिंग इन डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस, और उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो कर्टेल होंगे कुछ हद तक। दूसरा फैक्टर जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है ग्लोबल फैक्टर। ग्लोबल फैक्टर जो है वो विश्व स्तरीय लेवल पे जो फैक्टर्स इंडिया में इन्फ्लेशन रेट को अफेक्ट कर रहे हैं उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई डिसरप्शंस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड रशिया यूक्रेन वॉर कॉज हाई कमोडिटी प्राइसेस, कि जो रशिया यूक्रेन वॉर जो फरवरी एंड में शुरू हुई थी और अभी करीब करीब 5.5-6 महीने हो गए हैं, उसका कोई ख़त्म होने का आसार नहीं है। उसकी वजह से तमाम तरीके के सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं और सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं। और यहाँ पे लिखा वो सप्लाई डिसरप्शंस का प्रभाव 3 F's पर है, 3 F पर, फूड, फ्यूल और फैक्ट्री आइटम्स पर। पॉलिसी एक्शन एट गवर्नमेंट लेवल रिक्वायर रिड्यूसिंग टैरिफ्स, क्योंकि ग्लोबल रिलेटेड इश्यूज हैं ये। तो पॉलिसी एक्शन गवर्नमेंट के आगे क्या है, यहाँ लिखा हुआ है रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड ड्यूटीज, यानी इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया जाए, ऑगमेंटिंग डोमेस्टिक सप्लाईज थ्रू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, और डोमेस्टिक सप्लाई को हम बढ़ाएं इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके, हाइक्स इन एक्सपोर्ट ड्यूटी, और एक्सपोर्ट ड्यूटी को हम बढ़ाएं। इंडिया में जो सबसे एक मैंने ये पॉइंट्स इसलिए मेंशन किए हैं, रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड ड्यूटीज, ऑगमेंटिंग डोमेस्टिक सप्लाई थ्रू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, हाइक्स इन एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंडिया में क्या है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स ये लिंक्ड है। अगर आपको ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट भी अधिक करना पड़ेगा। आगे चल के मैंने टेबल बनाया है और उसमें ये बताने की कोशिश की है कि बगैर इंपोर्ट को इंक्रीज किए हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉलिसी एक्शन हमने 3 सजेस्ट किए, रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड ड्यूटीज, ऑगमेंटिंग डोमेस्टिक सप्लाईज, डोमेस्टिक सप्लाई हम बढ़ा सकते हैं थ्रू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, एंड हाइक्स इन एक्सपोर्ट ड्यूटी, और एक्सपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा के हम एक्सपोर्ट कम करके डोमेस्टिक सप्लाई को ऑगमेंट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट यूज्ड ऑल दीज मेजर्स, सरकार ने ये सारे मेजर्स यूज किए हैं, और इन मेजर्स को जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप एनालाइज कर पाएंगे मेजर्स सही हैं या नहीं हैं। और एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आप इसको समझते हैं तो कम से कम आगे चल के भविष्य में आप इन मेजर्स को सजेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट कौन से मेजर्स को यूज कर सकती है। पहला है यहाँ पे इन केस ऑफ फूड, 3 F's हमने लिए हैं। 3 F's में 2 F का आज जिक्र करेंगे। पहला है इन केस ऑफ फूड, फूड, फ्यूल और फैक्ट्री प्रोडक्ट है। तो आज डिस्कशन केवल फूड और फ्यूल पे रहेगा। ऑन May 13, 2022 यानी सरकार ने जो पहला कदम उठाया है फूड के केस में फूड प्राइजेस को कम करने के लिए, यहाँ लिखा हुआ गवर्नमेंट कॉम्प्लीमेंटेड RBI एफर्ट टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन रेट बाय ऑगमेंटिंग डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ वीट, क्योंकि वीट का प्रोडक्शन कम है और उसकी वीट प्राइजेस वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो डोमेस्टिक सप्लाई हमें वीट की ऑगमेंट करनी है, और गवर्नमेंट ने वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, एक्सेप्ट फॉर मालदीव, बांग्लादेश एंड नेपाल एज पार्ट ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी। केवल मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल को छोड़ के बाकी सभी कंट्रीज पर जो वीट एक्सपोर्ट्स है उस पर बैन लगाया गया है, और इसकी वजह से वीट प्राइजेस हैव डेफिनेटली कूल्ड डाउन। उसके बाद दूसरा है ऑन जुलाई 6 डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, DGFT लिखा, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड इशूड नोटिफिकेशन टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट ऑफ वीट फ्लोर एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट। वहाँ पे वीट पे बैन लगा दिया गया था उसके एक्सपोर्ट पर। यहाँ पे जो वीट प्रोडक्ट हैं, वीट फ्लोर हैं या और रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मैदा है, रवा, सूजी है, इस पर
एक्सपोर्ट कर्व्स लगाए गए हैं, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, बैन नहीं लगाया गया है। रिस्ट्रिक्शंस और बैन में अंतर है, बैन में आउटराइट बैन आप इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस में क्या है कि आपको प्रायर अप्रूवल यहाँ पे लेना पड़ेगा अगर आप इन चीज का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, व्हीट फ्लोर का, मैदा या रवा का। तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, तो उससे आपको परमिशन लेनी होगी, और अगर आपको परमिशन होगी तब आप उन चीज का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो वीट पर बैन है डायरेक्ट, और वीट प्रोडक्ट, वीट फ्लोर हो, मैदा, रवा, उस पर एक्सपोर्ट कर्व्स लगाए गए हैं। तो इससे जो है फूड प्राइसेस को कम करने की कोशिश की गई है। तो ये कुछ पॉलिसी चेंजेस हैं जो एज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कई लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और कल को आप अपना सेमिनार या कोई असाइनमेंट बनाएं तो उसमें मेंशन भी कर सकते हैं। अब आइए फ्यूल के केस में। इन केस ऑफ फ्यूल, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस भी बहुत तेजी से बढ़े हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। इन इंडिया, बिकॉज डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस आर लिंक्ड टू ग्लोबल प्राइसेस। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए तमाम स्टूडेंट्स के लिए, कि जो डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस हैं दे आर लिंक्ड टू ग्लोबल प्राइसेस। हम लोग जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी करते हैं वो मार्केट में इंटरनेशनल प्राइसेस पर ही सप्लाई करते हैं। तो in India, because domestic fuel prices are linked to global prices, and international fuel prices increased sharply during the last 6 months. पिछले 6 महीनों में इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, causing domestic prices of fuel to move up. और उसकी वजह से डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस भी बढ़े हैं, क्योंकि अगर तेल का दाम बढ़ता, पेट्रोल का, डीजल का, तो उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है और सारी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। और ये दाम कोई मामूली नहीं बढ़े, काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। यहाँ पे ये फिगर हमने दिया हुआ है। ये ऊपर लिखा हुआ एवरेज मंथली प्राइस ऑफ ओपेक क्रूड ऑयल बास्केट है। ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो ऑयल बास्केट है उसके प्राइजेज हैं, एवरेज प्राइजेज हैं। और यहाँ पे जुलाई का हमने जुलाई 7 2022 का 202 लिखा, 2022 है, तो वो प्राइजेस हमने लिए हैं। जो भी लेटेस्ट प्राइजेस जब वीडियो बना रहे थे, हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे, उस समय जो भी प्राइजेस अवेलेबल थे वो उसको लिया है। दिसंबर में वैसे ये मंथ एंड प्राइजेस हैं। 74 रुपये डॉलर पर बैरल तेल था, और ये धीरे धीरे बढ़ के आप देखिए मार्च में 113 डॉलर पर बैरल हो गया, अप्रैल में थोड़ा गिरा, फिर बढ़ गया ये, और जुलाई 7 में लगभग 114 डॉलर पर बैरल है। 100 डॉलर पर बैरल से ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। तो ये तेल के दाम पिछले 6 महीने 7 महीने से बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और जिसकी वजह से इंडिया में भी और कंट्रीज में भी फ्यूल प्राइसेस हैव इंक्रीज शार्पली। इधर हाल में कुछ दिनों में जरूर तेल के दाम थोड़ा सा टेंडेंसी कम हुई है। अगर आप देखें जून और जुलाई में, तो देयर इज अ डाउनवर्ड पैटर्न ऑफ द ऑयल प्राइसेस फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स। और उसका एक कारण ये है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड डिफरेंट कंट्रीज की कम हुई है, क्योंकि खाली इंडिया ने नहीं बल्कि फेड अमेरिका ने भी और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने, सभी ने रेपो रेट को बढ़ाया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन डिमांड दोनों कम हुई हैं। और उसका असर यहाँ पे ऑयल प्राइसेस पे दिखाई पड़ रहा है कि वो जुलाई से उनका ड्रिफ्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट स्टिल दे आर एट ए मच हायर लेवल than what it used to be in December 2021. यहाँ पे दूसरा पॉइंट एक लिखा गया है कि मोरओवर इंडिया ऑल्सो मीट सम पार्ट ऑफ ऑयल डिमांड थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो भारत है वो ऑयल का कुछ पार्ट जो है डोमेस्टिक डिमांड का, वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मीट करता है। ये मान के चलिए कि करीब अगर हम 2/3 से थोड़ा अधिक डोमेस्टिक डिमांड इंटरनेशनल
इंपोर्ट से मीट करते हैं, तो 1/3 हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन से भी करीब करीब मीट करते हैं। ये वैल्यू थोड़ी डिफर कर सकती है बिटवीन 65 to 70%, लेकिन एटलीस्ट 30% टोटल डोमेस्टिक डिमांड है वो हम टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन से भी मीट करते हैं। यहाँ पे लिखा सब्सटेंशियल डिफरेंसेस इन इन्फ्लेशन रेट, ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंशियल डिफरेंसेस इन इन्फ्लेशन रेट अक्रॉस कंट्रीज, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हमने जो पहले लेक्चर लिया तो उसमें आप बताया था कि डिफरेंट कंट्रीज में बहुत अधिक है, कई कंट्रीज में 100% से अधिक है, कई में 50% से अधिक है। इंडिया में फिर भी इन्फ्लेशन रेट काफ़ी कंट्रोल रहा, 7 से 8% के बीच रहा, लेकिन यूएस में 9% है, यूके में 9% है। तो सभी कंट्रीज में चूंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई रहा, सब्सटेंशियल डिफरेंसेस इन इन्फ्लेशन रेट अक्रॉस कंट्रीज हैज इंड्यूस्ड डोमेस्टिक क्रूड रिफाइनर, जो हमारे डोमेस्टिक क्रूड रिफाइनर्स हैं, टू सेल मोर ऑयल इन फॉरेन मार्केट, क्योंकि वहाँ अच्छा प्राइस मिल रहा, डोमेस्टिक प्राइसेस उतने हाई नहीं है, इंटरनेशनल प्राइसेस कहीं ज़्यादा हाई है और वहाँ उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट मिल रहा है, तो दे आर सेलिंग मोर इन द इंटरनेशनल मार्केट देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में भी जो कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पर ही पेट्रोल सप्लाई करेंगे या क्रूड सप्लाई करेंगे, और इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस बहुत हाई हैं और डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग इन्फ्लेशन रेट है, तो दे आर सेलिंग मोर इन डिफरेंट कंट्रीज। तो वहां पे उनको यहाँ लिखा हुआ है कि दिस differentials in the inflation rate in different countries has led to making windfall gains to domestic companies। जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, मेनली ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, वो 2/3 डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूस करती है, बाकी रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, तो दे मेड विंडफॉल गेन्स, इनको काफी विंडफॉल गेन्स मिला है, दैट इवन लेट देम इन ड्राइंग आउट देयर पंप्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में इन्होंने सप्लाई कर्टेल करके इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई बढ़ा दी, और खासकर रिलायंस का यहाँ पे नाम लेंगे, जिसमें ये भी सूचना आई थी कि कई जगह पे इनके पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल नहीं मिल रहा, दे वर सेलिंग मोर इन द इंटरनेशनल मार्केट देन इन द डोमेस्टिक मार्केट, और जिसकी वजह से इन्हें ये कहा जा रहा था, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि दे आर मेकिंग विंडफॉल गेन्स बिकॉज ऑफ दिस। दिस इम्पोज अ कंस्ट्रेंट इन ऑगमेंटिंग डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ ऑयल, इसकी वजह से डोमेस्टिक सप्लाई कम हुई और प्राइजेस जिसकी वजह से थोड़े और तेजी से बढ़े। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर एक ये भी है कि इफ दे आर सेलिंग मोर इन द इंटरनेशनल मार्केट, it also facilitated in providing additional foreign exchange necessary to prevent rupee from depreciating। कि एक फायदा इनका ये भी है कि अगर ये ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से हम रुपये की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक ऐसे वक्त पे खासकर नीचे लिखा हुआ पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज सब्सटेंशियल आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक ऐसे वक्त पे जबकि बहुत ज़्यादा पैसा जो है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है या जो हॉट मनी है वो बाहर जा रहा है देश के, बिकॉज ऑफ हाइक सब्सटेंशियल हाइक इन द फेड फंड रेट, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट जंप है फेड फंड रेट में। यूएस ने का जो सेंट्रल बैंक है जो फंड रेट अनाउंस करता है उसमें बहुत ज़्यादा उछाल है, उसकी वजह से लोग रिस्की एसेट से पैसा हटा के नॉन रिस्की एसेट्स पे लगाते हैं, तो दे हैव विड्रॉन मनी फ्रॉम द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड taken it back to a safer place of investment, especially the government bond, which is now providing better rate of interest than what it used to be। तो एक ऐसे वक्त पे ये जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आ रहा है, ये जो रुपी डेप्रिशिएशन हो रहा है उसको रोकने में कुछ हद तक कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे सरकार के आगे जो पॉलिसी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बिफोर द गवर्नमेंट टू चेक प्राइस राइज, वो दिए हैं। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, कि एक तो ये है कि इंपोर्ट ड्यूटी को हम कम करें,
दूसरा है रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी और सेस। अगर हम पेट्रोल का दाम करना है तो हम एक्साइज ड्यूटी या सेस को कम करें। और तीसरा ऑप्शन है इम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, और एक्सपोर्ट ड्यूटी को इम्पोज करें ताकि डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाई जा सके, एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जा सके, जो कंपनीज बाहर ले जा रही हैं उस माल को हम अंदर लाएं। तो यहाँ लिखा टू चेक इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस दैट स्टार्टेड एस्केलेटिंग सिंस मार्च ऑनवर्ड। यहाँ लिखा हुआ है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं इंडिया में वो मार्च के बाद से बढ़ने शुरू हुए, और एक ऑप्शन जो पहला है कि उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी को कर्टेल करें। तो यहाँ पे फिगर 2 बना हुआ है, उस फिगर 2 में प्राइजेस दिए हैं, डोमेस्टिक प्राइजेस दिए हैं दिल्ली में डीजल के और पेट्रोल के। आप देखिए मार्च तक प्राइजेस कंट्रोल रहे इंडिया में, लेकिन मार्च के बाद एकदम से बढ़े हैं। पेट्रोल का दाम 100 रुपये पर लीटर पार चला गया, 105 रुपये लीटर है मई में। लेकिन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं उसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस कम हुए हैं जून में, और जुलाई में फिर स्टेबलाइज हो गए हैं। तो जो पॉलिसी चेंजेस का इम्पैक्ट है वो उसका असर जून में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पॉलिसी चेंजेस मई के बाद से ही लागू हुए और उसके बाद से ये प्राइसेस कम हुए हैं, जिसका असर जून पर है, जून के दामों में दिखाई पड़ रहा है। तो मार्च तक प्राइस स्टेबलाइज हुए डोमेस्टिक प्राइसेस, और उसके बाद ये बढ़े हैं तेजी से, और फिर ये गिरे और फिर स्टेबलाइज हो गए। तो वो पॉलिसी पैरामीटर में जो चेंजेस है उसकी वजह से हैं, उसको हम एनालाइज करेंगे आगे चल के। यहाँ पे लिखा हुआ है इन इंडिया स्कोप टू रेड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन क्रूड ऑयल इज लो, कि यहाँ इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी क्रूड ऑयल में कम करने का स्कोप बहुत कम है, क्योंकि केवल 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी है, केवल 2.5% है, ऑलरेडी इट इज वेरी लो। फर्दर रिडक्शन मे नॉट बी इमीडिएटली पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स। ये भी हो सकता है कि अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी कम करें तो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली पास ऑन ना हो। और इट ऑल्सो हैज रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस फॉर स्टेट, क्योंकि ये स्टेट के साथ गवर्नमेंट रेवेन्यू शेयर करती है, इसका स्टेट्स के शेयर पे भी असर आएगा। और तीसरी बात यह कि ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू रिफाइनर्स टू शिफ्ट देयर सप्लाई फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल मार्केट। और अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए कि वो ज़्यादा सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में शिफ्ट कर दे जहाँ प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो अब ये देखना है कि ऐसे में क्या इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है कि नहीं। Thus, government intention to mitigate inflation rate through reduction in fuel prices by curtailing import duty may not materialize. तो ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी का एक ऑप्शन था, कई लोगों ने सजेस्ट भी किया था, लेकिन ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी लो है, और दूसरा अगर और कम करेंगे तो शायद डोमेस्टिक प्राइसेस कम ना हो सकता है कि उसका असर ये हो कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं दे में सेल मोर इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं छेड़ी, ना उसको छुआ। तो एज अ स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अदर ऑप्शन इज टू रेड्यूस एक्साइज ड्यूटी और सेस। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक्साइज ड्यूटी को या सेस को हम कम करें, क्योंकि अगर हम एक्साइज ड्यूटी या सेस को कम करेंगे तो उसका तुरंत असर प्राइजेस पर आएगा। अगर हम मान लीजिए 10% से एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं या सेस को हम कम करते हैं तो इमीडिएटली प्राइसेस ऑफ पेट्रोल वुड रिड्यूस बाय दैट अमाउंट। और वही चीज यहाँ पे लिखी है कि अदर ऑप्शन इज टू रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी और सेस बिकॉज इट्स इम्पैक्ट ऑन मिटिगेटिंग फ्यूल प्राइसेस वुड बी इमीडिएट। तीसरा यहाँ पे है एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोजेस 4 टाइप्स ऑफ सेस एंड ड्यूटीज। अभी जो भारत सरकार है वो 4 तरह की सेस और ड्यूटीज इंपोज करती है क्रूड पर, और उनका रेट यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला है बेसिक एक्साइज ड्यूटी BED, ₹1.40 पर लीटर है। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 11 रुपए पर लीटर है। AIDC
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है 2.5 रुपए पर लीटर है पेट्रोल पे। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 13 रुपए पर लीटर, बहुत हाई है। टोटल 27 रुपए 90 पैसे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्साइज और सेस इंपोज कर रही है। डीजल पर 1 रुपए 80 पैसे पर लीटर बेसिक एक्साइज ड्यूटी। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए पर लीटर है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस 4 रुपए पर लीटर है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 8 रुपए पर लीटर है और 19 रुपए 90 पैसे टोटल है। यहाँ नीचे हमने कई चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, डिटेल्स लिखे हुए हैं कि ऑल सेसेस एंड ड्यूटीज आर इन रुपीज पर लीटर। अब इसमें अगर गवर्नमेंट को पेट्रोल के दाम तेजी से कम करने हैं तो, क्योंकि अगर आप इन सब में देखें तो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है वो पेट्रोल पे 13 रुपए पर लीटर है और डीजल पे 8, यानी 21 रुपए पर लीटर टोटल अगर आप देखें, और इसको गवर्नमेंट छू सकती है। काफी हाई है ये। और यहाँ पे अमंग 4 कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन क्रूड ओनली द रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर बेसिक एक्साइज ड्यूटी शेयरेबल विद स्टेट्स। केवल बेसिक एक्साइज ड्यूटी स्टेट्स के साथ शेयरेबल है, बाकी नहीं है। और इसलिए जो चीज स्टेट्स के साथ शेयरेबल है और जिसका शेयर टोटल में ऑलरेडी लो है उसको छूने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज टू इमीडिएट, अगर इन्फ्लेशन हमें कम करना है, टू रिड्यूस सेस को हम कम कर सकते हैं। खाली कम करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होगा और उसको काउंटर बैलेंस भी करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ लिखी है, सिंस ऑब्जेक्टिव इज टू इमीडिएटली रेन इन इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग सेस इज एन ऑप्शन and counterbalancing loss in revenue with some other tax that has negligible impact on domestic prices, और उसको हम काउंटर बैलेंस करें किसी और टैक्स से, ताकि जो टैक्स का लॉस है वो कंपेंसेट हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन को सरकार ने एक्सरसाइज किया। मई 21, 2022 में गवर्नमेंट रिड्यूस्ड रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय 8 रुपीज एंड 6 रुपीज पर लीटर। ये फिगर्स याद रखिएगा कि जो भारत सरकार है उसने आर एंड आई सेस को कम किया 8 रुपए और 6 रुपए पर लीटर पेट्रोल और डीजल पे, और इससे दाम जो कम होंगे टोटलिटी में पेट्रोल के 9.5 रुपए और 7 रुपए पर लीटर दाम कम होने का अनुमान लगाया था। और चूंकि ये मई 21 में ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ और उसका देखिए असर तुरंत आया, जून 1 के प्राइस कम हो गए। Accordingly, price of petrol and diesel declined on June 1. जून में जो मैंने पहले चार्ट दिखाया था उसमें जून में दाम कम हो गए थे और पेट्रोल और डीजल प्राइसेस डिक्लाइंड बाय ₹9 and 7 पर लीटर। तो 9 रुपए और 7 रुपए से दाम कम हुए, यानी जून के प्राइसेस जो हैं अगर मई से तुलना करें तो 9 रुपए और 7 रुपए प्राइस ऑफ पेट्रोल और डीजल कम हुए। तो ये एक सेस का फायदा है कि इमीडिएट इंपैक्ट उसका यहां पे नजर आएगा। रिडक्शन इन सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल वुड कॉज ए रेवेन्यू लॉस ऑफ ₹1 लाख करोड़। लगभग 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को। टू कंपेंसेट द लॉस इन रेवेन्यू एंड टू ऑगमेंट डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी इज इम्पोज्ड। सरकार ने काफी हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज की है। यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज्ड स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑफ ₹6 एंड ₹13 ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर और डीजल के एक्सपोर्ट पे 6 रुपए स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई और 13 रुपए डीजल पर। हालांकि यहाँ बता दें कि ये गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था, लेकिन अब जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए पेट्रोल पे लगाई थी वो स्क्रैप कर दिया जुलाई 20 से उसे स्क्रैप कर दिया। और जो 13 रुपए लगाई थी अब वो उसे घटा के 10 रुपए कर दिया है, लेकिन डीजल के एक्सपोर्ट पे अभी भी 10 रुपए के हिसाब से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है। पेट्रोल पे जरूर स्क्रैप कर दी है।
जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई थी। Another fact that is that domestic crude producers sell their product at domestic refineries at international parity prices. कि जो डोमेस्टिक क्रूड प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे ONGC हो चाहे रिलायंस कंपनी हो, वो डोमेस्टिक रिफाइनरीज को इंटरनेशनल पैरिटी प्राइजेस पर देते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में 114 रुपए डॉलर 114 डॉलर पर बैरल है, तो उसी रेट पर यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनीज भी सप्लाई करती हैं। तो एज इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस रोज, डोमेस्टिक क्रूड प्रोड्यूसर्स एंजॉयड विंडफॉल गेन्स। ये कहा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक क्रूड प्रोड्यूसर्स हैं, दे हैव एंजॉयड विंडफॉल गेन्स, और इसलिए गवर्नमेंट ने इम्पोज ए हाई सेस ऑफ 23,250 पर टन, बहुत हाई विंडफॉल गेन टैक्स लगा दिया, 23,250 पर टन। लगभग मान के चलिए कि अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से ये टैक्स है। हालांकि अब जुलाई 20 में इसको घटा के 17,000 पर टन कर दिया है, यानी लगभग 15 रुपए पर लीटर के आसपास अभी भी बैठेगा। तो ये काफ़ी हाई सेस है जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया हुआ है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर, ताकि वो विंडफॉल गेन्स जो एंजॉय कर रहे हैं उसको टैक्स किया जा सके। और यहाँ पे दिया हुआ है हुज प्रोडक्शन इन लास्ट या प्रीसीडिंग फिस्कल ईयर एक्सीड 2 मिलियन बैरल, यानी जिनका प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल से अधिक है, यानी छोटे प्रोड्यूसर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है। लेकिन ONGC है, रिलायंस है, इनको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, और इन पे अभी भी ये विंडफॉल गेन टैक्स प्रिवेल कर रहा है। एट ए टाइम व्हेन डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन शोज अ डिक्लाइन, यानी अगर आप अभी हम आगे एक नेक्स्ट फिगर आपको दिखाएंगे, तो उसमें डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन 2017-18 से हमारे पास फिगर है, वो बराबर गिरता जा रहा है। और यहाँ लिखा भी हुआ रीजन उसका, बिकॉज ऑफ एजिंग फील्ड इट इज कॉजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये जो ऑयल फील्ड्स हैं वो पुरानी हो गई हैं और उस पर अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहा है, यानी ऑयल रिजर्व्स अंदर उतना नहीं होगा। एंड कंपनी हैज टू डिग मोर एंड मोर, इन्वेस्ट मोर एंड मोर टू recover the oil from the oil fields. Companies are investing in upgrading technologies to boost recovery rate. Companies, especially ONGC, क्योंकि वो 2/3 प्रोडक्शन कर रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो उसको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के लिए, ताकि रिकवरी रेट को बढ़ाया जा सके। टैक्स ऑन विंडफॉल गेन इज अ डेट्रीमेंट टू कंपनीज एफर्ट। यहाँ पे लिखा हुआ जो विंडफॉल गेन टैक्स है, ये एक तरह की हैवी पेनल्टी है इन कंपनीज के ऊपर, क्योंकि ये कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं टू जनरेट एंड टू रिकवर मोर ऑयल। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली ONGC विच प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ टोटल डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन। तो टैक्स ऑन विंडफॉल गेन्स से सरकार को लाभ तो है कि गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है कि काफ़ी रेवेन्यू इससे मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ इन कंपनीज के लिए ये नुकसानदेह है, क्योंकि ऑयल एक्सट्रैक्शन में पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस भी बहुत हैं। तो वो चीज़ भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया है, दिया हुआ है, ये मिलियन टन्स में प्रोडक्शन है। 17-18 में लगभग 36 मिलियन टन था, 35.7, और घटते घटते अब 30 मिलियन टन से भी कम रह गया है। तो वही बात है कि ऑयल फील्ड जो है वो पुरानी होती जा रही है और वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही हैं। और कंपनीज जो हैं दे आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी सो दैट दे कुड इम्प्रूव द रिकवरी रेट। यहाँ पे लिखा है इंस्टेड कंपनीज नीड फिस्कल स्टिमुलस टू ऑगमेंट प्रोडक्शन। कंपनीज को एक फिस्कल स्टिमुलस की जरूरत थी ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ाए, लेकिन टैक्स ऑन विंडफॉल गेन इज लाइक रॉबिंग पॉल टू पे पीटर, कि इन कंपनीज को रॉब करके गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना चाह रही है, ताकि जो 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस है फ्रॉम रिडक्शन इन रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कुड बी कंपेंसेटेड बाय वे ऑफ ₹6,000 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम विंडफॉल गेन्स टैक्स।
यानी इस विंडफॉल गेन टैक्स से वो 66,000 करोड़ का रेवेन्यू उसको दिखाई पड़ रहा है। एंड रिमेनिंग फ्रॉम इंक्रीज एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन डीजल एंड पेट्रोल, बाकी जो डीजल और पेट्रोल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है उसके माध्यम से वो जनरेट करना चाह रही है। लेकिन यहाँ पे ये विचार करने की ज़रूरत है, क्या ये विंडफॉल गेन टैक्स लगाना ज़रूरी है? हालांकि गवर्नमेंट ने कहा हम हर 15 दिन पे इसका रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद उन्होंने कम भी किया है, 23,000 पर टन से घटा के 17,000 पर टन पर वो ले आए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि धीरे धीरे विंडफॉल गेन टैक्स गवर्नमेंट खत्म कर लेगी, क्योंकि 66,000 करोड़ का जो रेवेन्यू गेन गवर्नमेंट दिखाई पड़ रहा है शायद उतना ना भी मिल पाए। यहाँ लिखा बोथ दीज स्टेप्स सर्टेनली ऑगमेंट डोमेस्टिक सप्लाई, ये जो स्टेप्स हैं डोमेस्टिक सप्लाई को शॉर्ट रन में बढ़ाएंगी एंड रिड्यूस डिपेंडेंट ऑन ऑयल इंपोर्ट, और जो ऑयल इंपोर्ट है उस पर डिपेंडेंस कम होगा हमारा, बट साइमल्टेनियसली रिड्यूस एक्सपोर्ट अर्निंग्स टू। लेकिन साथ ही साथ इसका असर ये भी होगा कि जो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि एस ऑयल इज सेकेंड लार्जेस्ट आइटम अमंग टॉप 5 एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री, क्योंकि ऑयल हमारा सेकेंड लार्जेस्ट आइटम है जो टॉप 5 एक्सपोर्ट्स है कंट्री के। अभी आगे हम उस टेबल को भी देंगे, यहाँ लिखा हुआ है। Moreover, windfall gain tax would be a big setback for oil producing companies, especially ONGC, who is upgrading its technology to boost domestic oil production. और ये windfall gain tax जो है अगर थोड़ा प्रॉफिट होता भी तो उसको कंपनी को रीइन्वेस्ट करना पड़ता, ताकि वो ऑयल इम्प्रूव रिकवरी रेट को बढ़ा सके, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके। तो ये भी आपके लिए सोचने की ज़रूरत है विंडफॉल गेन टैक्स कितना इम्पॉर्टेंट है ऐसे वक्त पे, जबकि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। ये टॉप 5 मेजर एक्सपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट इंडिया के यहाँ दिए हैं। पहला इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स में मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल सब तरह के गुड्स आते हैं। एक बहुत ब्रॉडर ग्रुप है इंजीनियरिंग गुड, और सबसे ज़्यादा शेयर एक्सपोर्ट में इसका है। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, फिर जेम्स और ज्वेलरी का है, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स का है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का है। ये एक्सपोर्ट्स आइटम है। इंपोर्ट्स में अगर आप देखिए, टॉप आइटम जो इंपोर्ट में है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। 11,431 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। लेकिन जैसे वहाँ पे एक्सपोर्ट में इंजीनियरिंग गुड्स हमने लिखा हुआ है, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है और मशीनरी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और मशीनरी का इंपोर्ट जोड़ लें तो वो भी लगभग 12,000 मिलियन डॉलर के ऊपर आएगा। तो अगर इंजीनियरिंग गुड्स टॉप एक्सपोर्ट आइटम है तो इंजीनियरिंग गुड्स यहाँ पर भी इंपोर्ट आइटम है। यानी अगर आप इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट भी उतना ही करना पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसके बाद नंबर 2 पे आता है। यहाँ पे भी नंबर 2 पर है एक्सपोर्ट में भी। तो इंडिया इंपोर्ट भी कर रहा है, इंपोर्ट तो कर ही रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो नंबर 2 पे दोनों जगह वो रह सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल, अगर आप इसको जोड़ दें तो जो इंपोर्ट है वो करीब 12,000 मिलियन डॉलर का होगा। और वो ही बात आएगी कि जो इंजीनियरिंग गुड्स जिसे हम मेंशन कर रहे हैं वो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने से मिल सकता है। फिर गोल्ड, जेम्स और ज्वेलरी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गोल्ड का उतना इंपोर्ट भी हमारा बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो 5 आइटम्स हैं इनमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिंकेज इतना अधिक है कि अगर आप एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के इनको कम करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे बहुत तेजी से, क्योंकि ये 5 मेजर आइटम्स हैं और अगर आप इन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करके डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं तो रुपी डेप्रिशिएट करेगा।
और वही रीज़न है रुपये के डेप्रिसिएशन का, इसीलिए गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी को, एक्सपोर्ट लेवी को ख़त्म कर दिया है जो गवर्नमेंट ने लगाई थी। यहाँ लिखा हुआ इंसेंटिव टू एग्जेम्प्ट प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एयर्स आउटपुट। ये भी कंपनी से कहा गया है कि अगर आप पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो वो उत्पादन पे हम विंडफॉल गेन टैक्स नहीं लगाएंगे। तो हालांकि उत्पादन कम हो रहा है तो बढ़ने का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, कंपनी तो अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही हैं और वो जब अपग्रेड होगी तब कहीं जाके ऑयल प्रोडक्शन कुछ बढ़ सकता है। तो ये जो इंसेंटिव है कि हम जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, एडिशनल प्रोडक्शन है लास्ट ईयर के ऊपर, उस पर हम विंडफॉल गेन टैक्स नहीं लगाएंगे, ये कोई स्टिमुलस नहीं है, स्टिमुलस बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर हमें डोमेस्टिक आउटपुट बढ़ाना है तो विंडफॉल गेन टैक्स उस राह में कहीं ना कहीं रोड़ा रहेगा इन कंपनीज के लिए, क्योंकि ये अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड तेजी से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसीलिए हमने कि रादर इंसेंटिव टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड टेक्नोलॉजी नेसेसरी टू एनहांस डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन इज पेनलाइज्ड बाय विंडफॉल गेन टैक्स। ये विंडफॉल गेन टैक्स कंपनीज के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इट विल हर्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन और लॉन्ग रन में उसके डोमेस्टिक ऑयल सप्लाई पे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट उसका हो सकता है। यहाँ लिखा भी हुआ है दिस विल हैव लॉन्ग रन इम्प्लीकेशंस ऑन कंट्रीज डोमेस्टिक ऑयल सप्लाई। तो ये विंडफॉल गेन टैक्स गवर्नमेंट को जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा, और क्योंकि प्राइजेस अब थोड़ा नॉर्मलाइज होने लगे एंड गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक अबाउट दिस विंडफॉल गेन टैक्स। ये मेरा अपना परसेप्शन है, बाकी आप लोग इसको जज कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा कि कितना आपको समझ पाए, इन्फ्लेशन डायनेमिक्स को आप कितना समझ पाए हैं। बाकी जो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स है उस पर हम नेक्स्ट टर्न पे चर्चा करेंगे और जीएसटी पे भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आज का लेक्चर हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं। थैंक्स एंड गुड विशेस। आप फेस्टिवल को भी एंजॉय कीजिए, आज रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इस लेक्चर को देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो अपना कुछ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स एंड गुड विशेस टू यू ऑल। ओके, गुड बाय।